हेलो दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.3। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 2.1 और 2.2 आपका कवर कर दिया है। दोस्तों, उसमें हमने बात ये किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बनाया जाएगा, जिसमें हमने दोस्तों आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कोश मेथड से बना सकते हैं या उपकोश मेथड से बना सकते हैं। सो दोस्तों, वहां पर हमने एक चीज आपको और बताई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, हमने वहां पर आपको ये बताया हुआ था कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हमेशा उपकोश मेथड से बनाएंगे, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। सो दोस्तों, ये सारी बातें हमने वहां पर करी हुई थी। फिर दोस्तों, हमने 2.2 में ये बताया हुआ था कि उपकोश मेथड से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कोश मेथड में कैसे बदलेंगे। सो दोस्तों, वहां पर हमने इस चीज की बात करी थी। इसी क्रम को दोस्तों हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज अपना लेसन स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप दो माध्यम से बना सकते हैं, या तो कोश मेथड से बना सकते हैं या उपकोश मेथड से बना सकते हैं। दोस्तों, हमने वहां पर यह भी बताया हुआ था कि कोश क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं और उपकोश क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कोश के अंदर ही उपकोश पाए जाते हैं। दोस्तों, वहां पर हमने ये भी बात किया हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, कोश में रखे जाते हैं। लेकिन कोश में भी कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों, जो कोश में भी इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं उपकोश में। कहाँ रखे जाते हैं, उपकोश में। और सभी को पता है दोस्तों, उपकोश हमारे होते हैं S, P, D और F। 4 उपकोश होते हैं, 4 कोश होते हैं, K, L, M और N। ये सारी बातें हमको पता है। अब दोस्तों बढ़ाएंगे अपने अगले लेक्चर को, बात करते हैं कि हमारा उपकोश यानी कोश से इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाते हैं, उपकोश में। अब उपकोश में भी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा जाता है, तो दोस्तों आज के लेक्चर का पहला पॉइंट यही होगा कि उपकोश में भी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कक्षक। क्या लिखा हुआ है, कक्षक। कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, वो आप कोश मेथड से बना सकते हैं, उपकोश मेथड से भी बना सकते हैं। और उपकोश मेथड में हमने बताया कि उपकोश में इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा जाता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा जाता है, कक्षक में रखा जाता है। अब दोस्तों हमको ये देखना होगा ये कक्षक होता क्या है या ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो दोस्तों बनाएंगे अपनी पहली हेडिंग और बात करेंगे कि कक्षक या ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हमने लिख लिया है कक्षक या ऑर्बिटल। जैसा कि हमने ये बताया कि हमको ये देखना है कि कक्षक या ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इन सारी चीजों की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कक्षक की डेफिनेशन क्या है। लिखा हुआ है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। यानी कक्षक में यह बताया गया कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाते हैं, कोश में। फिर हमने बोला था कोश में भी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा जाता है, तो वहां पर यह बताया गया सर कोश में भी इलेक्ट्रॉनों को उपकोश में भी उपकोश में रखा जाता है। अब हम आपसे पूछे उपकोश में भी आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते हैं, तो दोस्तों अब आंसर मिल गया कि उपकोश में भी इलेक्ट्रॉनों को सर हम कक्षक में रखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर बेसिकली देखा जाए पाया कहाँ जा रहा है, तो दोस्तों अब आंसर निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर वो कक्षक में पाए जाते हैं। इसी से डेफिनेशन निकली कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, कक्षक कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कक्षक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, कक्षक को हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये कक्षक को दिखाता है। क्या दिखा रहा है,
कक्षक या ऑर्बिटल को दिखाता है। अब दोस्तों यहां पर कितना बॉक्स हमने बनाया, एक बॉक्स बनाया, तो यहां पर कक्षक की संख्या कितनी हो गई, कक्षक की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे सर कक्षक की संख्या कितनी है, एक है, ठीक है। अगर हम कह दें सर हम यहां पर दो बॉक्स बना दें, अब दोस्तों देखिए कितने बॉक्स हो गए, दो बॉक्स हो गए कि नहीं हो गए, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, ठीक है। अब यहां पर हम आपसे पूछे कक्षक की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे सर दो कक्षक की संख्या है। अब यहां पर अगर हम तीन बॉक्स बना दें, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, अब देखिए एक बॉक्स दो बॉक्स और तीन बॉक्स, अब कक्षकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, सर कक्षक की संख्या यहां पर कितनी हो गई, तीन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि सर यहां पर जो बॉक्स बने हैं वो क्या है, तीन बॉक्स हैं, और एक बॉक्स क्या दिखाता है, कक्षक को दिखाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कक्षक क्या होते हैं और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इनकी बात करने वाले। तो दोस्तों हमको पता है उपकोष कितने होते हैं, चार उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। सर ये आपने हमको बताया हुआ था कि उपकोष कितने होते हैं, चार होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि उपकोष में हम कक्षकों की संख्या को कैसे डिफाइन करते हैं। सो दोस्तों यहां पर आप हेडिंग लिखी हुई देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, उपकोष। अब हम सबसे पहले उपकोष लिख लेते हैं। कितने उपकोष होते हैं दोस्तों, चार। पहला उपकोष एस, दूसरा पी, तीसरा डी उपकोष होता है। दोस्तों ये अल्फा नहीं है, ये क्या है, डी है। मेरा डी कुछ इस तरीके से बनता है, सो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये अल्फा नहीं है, क्या है, डी है। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, ये क्या हो गए, उपकोष हो गए। अब दोस्तों हमको सबको पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एस उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमको इसकी बात करनी है। पी उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी प्रकार डी में, इसी प्रकार एफ उपकोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो दोस्तों सभी को पता है एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी एस उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन को आप नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि एस उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते। अब बात करेंगे, इतना तो हमें पता था, अब हमको क्या देखना है, कक्षकों की संख्या। यानी एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, पी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, डी में कितने कक्षक होंगे और एफ उपकोष में कितने कक्षक होंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दिए हैं इनका आप आधा कर दीजिए। हम आपसे पूछे 2 का आधा कितना होता है, तो सभी का आंसर क्या होगा, सर इतना तो हमें पता है, लोअर क्लासेस में हम सीखते चले आ रहे हैं। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। 6 का आधा कितना होता है, आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 6 को जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, और 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, 2 का आधा 1, 6 का आधा 3 और 10 का आधा 5 और 14 का आधा कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। यानी अब हमको क्या पता चल गया, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं या एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एस उपकोष में सर 1 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। और दोस्तों ऑर्बिटल को बनाना हमने अभी आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल जब बनाना होगा तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 1 बॉक्स। 2 बनाने होंगे तो 2 बॉक्स, 3 बनाने होंगे तो 3 बॉक्स। चलिए दोस्तों बनाते हैं। यहां पर कितने कक्षक हैं या कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 ऑर्बिटल। यानी कितने बॉक्स बनेंगे, यहां पर 1 बॉक्स बनेंगे। दोस्तों यहां पर हमने क्या कर दिया, 1 बॉक्स बना दिया। अब दोस्तों इसमें कितने, यानी पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल बनाने के लिए हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। सो दोस्तों हम यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर 3 बॉक्स बना लिया, 1 बॉक्स यहाँ था, यहाँ कितने हो गए, 3 बॉक्स। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, यानी कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब हम आपसे पूछे डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल, आप क्या कहेंगे सर, 5 ऑर्बिटल। यानी आप कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे। चलिए दोस्तों 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने 5 ऑर्बिटल बना लिया है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और
5 ऑर्बिटल। अब इसी प्रकार हम f उपकोष की बात करेंगे। f उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों? 7 ऑर्बिटल होते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं f उपकोष के 7 ऑर्बिटल। तो दोस्तों जैसा कि हमने f उपकोष में 7 ऑर्बिटल बना लिए हैं, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ऑर्बिटल कैसे बनाए जाएंगे, ऑर्बिटल क्या होते हैं और किस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहां से हम एक नोट बनाएंगे और नोट क्या होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारी बातें जो भी हम यहां पर कर रहे हैं, जो भी चीज आपको समझा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको नोट्स में दी हुई हैं। आपको वो नोट्स दोस्तों कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। इन केस अगर कोई ऐसा है जिसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है या कोई ऐसा डाउट है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि हम एक इंपॉर्टेंट नोट जानते हैं, और नोट हमारा क्या होगा? वो नोट होता है दोस्तों, एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। यानी एक ऑर्बिटल में आप ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को? 2 इलेक्ट्रॉनों को। दोस्तों ये चीज हमारे साथ आप दोहराएंगे कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कितना रखा जा सकता है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा, यहां पर कितने ऑर्बिटल थे? एक ऑर्बिटल था। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों को। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को सर रखा कैसे जाएगा, इसकी भी बात करेंगे। सर एक इलेक्ट्रॉन को आप जब रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रखा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रखा जाएगा। यानी ये क्या है दोस्तों? ये दिखा रहा है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ये नहीं कहेंगे सर एक ऑर्बिटल में हम क्या 10 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, क्या 3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो आंसर क्या होगा सर? नहीं रखा जा सकता। यानी एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, यानी विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। अब दोस्तों ये स्पिन क्या होती है, ये हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। सो दोस्तों अभी ध्यान रखेंगे कि विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। अब दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आपने रखे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 ही तो है। यानी एस उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। वही बात है, एस उपकोष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। ठीक है। अब कक्षक कितने होते हैं? 1। अब एक कक्षक में आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे? 2 ही तो रखे, 2 से ज्यादा तो नहीं रखे। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हम बात करेंगे सर एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, तभी तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, 2 यहां रखा, 2 यहां रखा, 2 यहां रख दिया। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमने रखे? 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखना है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए एक नियम बताया गया। वो नियम क्या है? यानी इलेक्ट्रॉनों को हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं रख सकते हैं, बल्कि एक नियम के हिसाब से रखेंगे। दोस्तों वो नियम क्या होगा, आइए दोस्तों देखते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनों को रखने का एक नियम होता है, उस नियम का नाम होता है हुंड का नियम। आइए दोस्तों पहले लिखते हैं नियम को, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम हमको क्या बता रहा है। सो दोस्तों जैसा कि हमने हुंड का नियम लिख लिया है, क्या है ये नियम? लिखा हुआ है कि किसी उपकोष के प्रत्येक कक्षक में, यानी प्रत्येक कक्षक की बात कर रहा है, जितने भी कक्षक होंगे उन सभी कक्षकों की बात कर रहा है। ये नियम क्या कह रहा है कि किसी उपकोष के, कोई भी उपकोष हो, एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, उसके प्रत्येक कक्षक में, यानी जितने भी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक उस उपकोष के, जब तक उस, यहां पर उस होगा, जब तक उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आ गई, क्या? युग्मन, जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। युग्मन का मतलब होता है दोस्तों पेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेयरिंग। और पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि जितने भी उपकोष होंगे, हुंड जी ने यह बताया कि सर जितने भी उपकोष होते हैं उनके जितने भी कक्षक हैं उनमें आप इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक उस ऑर्बिटल के या उस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। अब दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुंड का नियम हमको बता क्या रहा है। सो दोस्तों यहां पर हमने क्या लिख लिया? एग्जाम्पल। अब दोस्तों हम आपसे कहें कि कोई डी उपकोष है, ठीक है, डी उपकोष में हमने आपसे बोल दिया कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। जनरल वे में समझ रहे हैं, यह डी क्या है? उपकोष है। ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा कि कोई डी उपकोष है और डी उपकोष में आपको 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो आप कैसे रखेंगे? तो हमको क्या पता है डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों? डी उपकोष में होते हैं हमारे कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या किया? 5 ऑर्बिटलों को बना लिया। चलिए दोस्तों पहले 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और पांचवा ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। अब दोस्तों हमको इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या हम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? आप कहेंगे सर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या हम इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख दिया, हमको टोटल रखने कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब रख दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाकी रह गया, ये हमने रख दिया। दोस्तों यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दोस्तों इसको क्या दूसरी तरीके से भी रख सकते हैं, या D3 ऑर्बिटल कितने होंगे दोस्तों? 5 ही ऑर्बिटल होने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर भी हमने क्या कर लिया? 5 ऑर्बिटल बना लिया। अब दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहां पर हमको ये देखना है कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं हमारे वो सही हैं कि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है। सो हुंड के नियम ने हमको ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा आप तब तक नहीं बनाएंगे जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। यानी यहां पर हमने प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा और हमने जोड़ा भी बना दिया, तो यानी इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को सभी ऑर्बिटलों में आप रखिए। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तभी आप जोड़ा बनाएंगे, वरना आप जोड़ा नहीं बनाएंगे। सो दोस्तों हमारे पास हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रखा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रखा और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रखा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर हम क्या जोड़ा बनाएंगे? तो अभी आंसर क्या होगा? यहाँ पर जोड़ा हम नहीं बना सकते। दोस्तों जितना आपके पास जेब में पैसा है उतना ही तो खर्चा करेंगे, मांग के तो खर्चा नहीं करेंगे। इस डी के पास कितने रुपए थे? 3 ही रुपए थे। या आप ऐसा समझ सकते हैं इस डी उपकोष के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन तो रखे जाएंगे। अब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रखे जा सकते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी हम जोड़ा बना पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि हमको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, आपको करना क्या है? सभी ऑर्बिटल में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तभी आप जोड़ा बनाएंगे, वरना आप जोड़ा नहीं बनाएंगे। और यही हमारा क्या है? हुंड का नियम है। आइए दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर हमने आपसे बोल दिया कि कोई डी उपकोष है और उसमें इलेक्ट्रॉन है 5, तो इनको हम कैसे रखेंगे? सो दोस्तों जैसे सबको पता है कि डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल बन गए। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 ऑर्बिटल हमने बना लिए। कितने इलेक्ट्रॉन हमको रखने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अब आप सब लोग बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कौन से इलेक्ट्रॉन का रखने का क्रम सही है या कौन सा गलत है। चलिए हम दोनों बना देते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, या D5 इज इक्वल टू
इसको कुछ इस तरीके से भी रखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल बन गए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब दोस्तों हम आपसे क्वेश्चन अगर करें कि आपका ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा कि सर ये वाला आपका क्या है, गलत है, और ये वाला क्या है, सही है। जैसे ये वाला क्या हुआ था, सही। क्यों? क्योंकि ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, और ये क्या करता है, हुंड के नियम का पालन कर रहा है। हुंड का नियम क्या कहता था कि आप सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए। हमारे पास जितने ऑर्बिटल थे उनमें सब में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होते तब हम जोड़ा बना देते, अगर ज्यादा नहीं है तो जोड़ा नहीं बनाएंगे। बल्कि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पहले जोड़ा बना दिया था। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा जोड़ा भी बना लेते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जोड़ा बनाना। अब हम आपसे कहें कि कोई डी ऑर्बिटल है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। अब दोस्तों सब लोग बना ले जाएंगे कि ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब इसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 5 ऑर्बिटल बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा और पांचवा यहाँ रखा। दोस्तों हमने सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 7। अभी रखे हमने कितने हैं, 5 रखे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रख लिया है, और ये जो हमने इलेक्ट्रॉन रखा है ये हुंड के नियम के अनुसार रखा हुआ है, यानी ये हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों ऐसे ही हम बात कर लेते हैं जनरल वे में देखने के लिए। ये तो हो गया डी उपकोष के लिए। इसी प्रकार आप पी उपकोष में भी रख सकते हैं, इसी प्रकार आप एस उपकोष में भी रख सकते हैं, और इसी प्रकार आप पी उपकोष, एस उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, यानी किसी भी उपकोष में रखेंगे वो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हम आपसे कहें कि कोई पी उपकोष है, ठीक है, कोई पी उपकोष है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, तो आप कैसे रखेंगे। सो दोस्तों सभी को पता है पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ऑर्बिटल कितने हैं, 3। इसका मतलब इसमें क्या होगा, जोड़ा बनेगा। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में रखिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। सर 3 इलेक्ट्रॉन तो रख दिए, अभी कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब करते हैं या जोड़ा तब बनाते हैं जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं हुंड का नियम या हुंड के नियम के अनुसार उपकोषों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, यानी जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसे होती है। संरचना का मतलब होता है दोस्तों उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, यानी वो कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमने 2.1 में भी आपको बताया हुआ था कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य के अति सूक्ष्म कण होते हैं। द्रव्य या पदार्थ आप बोल सकते हैं। परमाणु जो होते हैं वो हम जानते हैं परमाणु द्रव्य के अति सूक्ष्म कण होते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा। परमाणु जो होता है, जो द्रव्य होता है, उसका सबसे छोटा क्या होता है, कण होता है। तथा परमाणु में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं, हमने बताया भी था कि परमाणु में क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों हम पीछे के लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। अब दोस्तों हमको पता है इन कणों को हम क्या कहते हैं, अपरमाणविक कण कहते हैं। अपरमाणविक कण कहते हैं या मूल कण भी कहते हैं इसको अपरमाणविक कण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको हम कौन से कण बोलते हैं, अपरमाणविक कण या मूल कण कहते हैं। सो दोस्तों अब अपरमाणविक कण कितने प्रकार के होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं अपरमाणविक कण या तो स्थायी कण होंगे या क्या होंगे,
अस्थायी कण होंगे। अब दोस्तों स्थायी कण कौन कौन से होते हैं इनको लिख लेते हैं। स्थायी कण दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोस्तों आपके क्या हैं, ये अपरमाणविक कण तो होते हैं, लेकिन कैसे अपरमाणविक कण है, स्थायी अपरमाणविक कण है। और दोस्तों जो अस्थायी अपरमाणविक कण होते हैं वो क्या होते हैं, आइए दोस्तों लिखते हैं क्या होते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब दोस्तों क्या है आपके अस्थायी कण हैं। सो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या देखा कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य का अति सूक्ष्म कण होता है, यहां तक हमको समझ में आ गया। फिर हमने ये देखा कि सर जो परमाणु होते हैं उनमें आपके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपरमाणविक कण कहते हैं या मूल कण कहते हैं, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। अब ये अपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं, या तो वो स्थायी कण होंगे या तो वो कैसे होंगे, अस्थायी कण होंगे। स्थायी कण क्या है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्थायी कण कहते हैं। और अस्थायी कण क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सारे दोस्तों क्या हैं आपके अस्थायी अपरमाणविक कण होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इन सारी चीजों की डेफिनेशन जो है वो सारी की सारी आपको नोट्स में दी गई हैं। सो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, नोट्स में मिल जाएंगी। जो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करी जाएगी, प्रोटॉन की खोज कैसे करी जाएगी, न्यूट्रॉन की खोज कैसे करी जाएगी, ये सारी दोस्तों हम बात करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि अपरमाणविक कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी अस्थायी कण होते हैं, और अस्थायी कण के बारे में भी बात करी थी। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको देखेंगे, प्रोटॉन क्या होगा इसको देखेंगे, और न्यूट्रॉन क्या होगा, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। पहला लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी बातें हमने करी भी है कि इलेक्ट्रॉन को सर ई से प्रदर्शित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है तो सभी को पता होगा सर, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो एक यूनिट क्या होता है, ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। दोस्तों हम आपसे पूछें आवेश या हम आपसे पूछें आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों सभी का आंसर क्या होगा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आयन होंगे, या तो पॉजिटिव आयन होगा या तो निगेटिव आयन होगा। सो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आयन होता है, ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी है वो जे थॉमसन ने करी है, और इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वो 0.005886 AMU होता है। दोस्तों इस AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इस AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। सो दोस्तों इसी प्रकार प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन पर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन पर जो होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है। और धन का मतलब दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव का मतलब वहां पर कौन सा आवेश होगा, प्लस का। यानी प्लस जो होता है वो किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, और माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन पर क्या होते हैं दोस्तों, प्लस आयन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, माइनस आयन होते हैं। अब दोस्तों प्लस को आप लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है, यानी प्रोटॉन को डायरेक्ट हम P से डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से भी डिनोट या प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00726 AMU। AMU की फुल फॉर्म अभी बताइए, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम बात करें दोस्तों न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी,
न्यूट्रॉन की खोज किसने करी दोस्तों? चैडविक ने करी। अब इन्होंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक नई बात निकल के आई कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। अब दोस्तों इस उदासीन का मतलब होता है ना तो न्यूट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और ना ही न्यूट्रॉन पर प्लस का चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन ना तो ऋणावेशित होते हैं और ना ही धनावेशित। अब ना ऋणावेशित है ना धनावेशित है तो क्या होंगे दोस्तों? उदासीन होंगे। यानी न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा कैसा होता है? उदासीन होता है। अब दोस्तों बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, दोस्तों लिखा हुआ है 1.008665 AMU। दोस्तों ये डिजिट याद रखेंगे, इसकी और इसकी कितनी है? 1.008665 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब दोस्तों ये तो हो गया एक ओवरव्यू के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ये सारी बातें दोस्तों हम जानते हैं। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। दोस्तों अब हमको ये देखना है कि हम सर ये कैसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। सो दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी कोटेशन है, ध्यान रखेंगे। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? दोस्तों लिखा हुआ है ईंट पर नाचे। किस पर नाचना है? ईंट पर नाचना है। ठीक है, ऐसा करेंगे नहीं, ईंट पर क्या करना है? नाचना है। यानी ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ट फॉर थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने करी। और पी फॉर क्या होता है? यानी प फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी। सो दोस्तों कोटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कोटेशन से आपको यह ध्यान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करी गई थी, कैसे कैथोड किरणों को खोजा गया था। इन सारी बातों को हम करने के लिए पहले दोस्तों हम बनाते हैं एक छोटा सा फिगर और वहीं पर समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को आखिरकार कैसे खोजा गया है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए और दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज आखिरकार कैसे करी गई है। सो दोस्तों आप हमारे पीछे एक फिगर बना हुआ देख रहे हैं, हेडिंग हमने लिख लिया है इलेक्ट्रॉन की खोज। लेकिन इसको पढ़ने से भी पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है जूलियस प्लकर द्वारा कैथोड किरणों की खोज। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैथोड किरणों की खोज करेंगे। ये करी किसने थी? जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कैथोड किरणों को खोजा। अब हम बात करेंगे सर ये कैथोड किरणें आखिरकार कहां से आई। सो दोस्तों हमने क्या लिया? कांच की एक विसर्जन नली लिया। क्या लिया? कांच की एक विसर्जन नली लिया जिसमें क्या लगा हुआ होता है? वैक्यूम पंप। यानी वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, अंदर की जितनी भी हवा है वो बाहर निकाल ली जाती है और वहां पर क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम कैसे लेंगे? क्या करते हैं? एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए, फिर पानी को इस तरीके से रखिए, फिर वहां पर क्या होता है? ग्लास को उल्टा कर दीजिए तो वहां पर क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस तरीके से क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाएगा, यानी अंदर की हवा को बाहर निकाल लिया जाता है। और दोस्तों इसमें हम क्या लगाते हैं? एक कैथोड लगाते हैं और एक एनोड लगा देते हैं, ठीक है। एक कांच की विसर्जन नली ली जाती है जिसमें एक कैथोड और एक एनोड लगा होता है और उसमें क्या कर दिया जाता है? वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। ये तो हो गया एक प्रोसेस। दोस्तों हमको इसमें करना क्या है कि कांच की विसर्जन नली में, इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो लिखा हुआ है कि कांच की विसर्जन नली में, यानी कांच की हमने क्या लिया? विसर्जन नली लिया। किसी गैस का बहुत कम दाब पर, यानी बहुत कम क्या होना चाहिए? दाब होना चाहिए, प्रेशर, बहुत कम प्रेशर होना चाहिए। उसका क्या करेंगे? विद्युत विसर्जन कराएंगे। दोस्तों विद्युत विसर्जन का मतलब होता है इसमें हम क्या देने वाले हैं? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जब देंगे तो एक तीव्र अदृश्य किरण पुंज, यानी तीव्र होगी और अदृश्य होगी, वो किरण पुंज निकलेगी जो कहां जाएगी? कैथोड से एनोड की ओर चलती है। कहां से कहां तरफ? कैथोड से एनोड की ओर चलती है तथा यह कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त
उत्पन्न करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यह समझ में आया कि आप एक कांच की विसर्जन नली लीजिए, विसर्जन नली में जब आप हाई वोल्टेज देंगे और कोई भी गैस आप अंदर ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी गैस अंदर लीजिए, कैथोड किसी भी पदार्थ का बना हो उससे कोई मतलब नहीं है, विसर्जन नली हो कैथोड हो, जब आप उसमें हाई वोल्टेज देंगे तो एक तीव्र अदृश्य किरण पुंज कैथोड से निकलेगी और कहां जाएगी सर, कैथोड से निकलकर कहां चल रही है, एनोड की ओर। ये हमने क्या बना दिया, ये एक तरह से हमने आपको दिखा दिया है कि ये किरण कहां जा रही है, कैथोड से एनोड की ओर चलती है। ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी तो कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार पर, यानी इस वाली दीवार पर, कैथोड के सामने यही तो दीवार है, इस वाली दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का मतलब होता है वहां पर चमक उत्पन्न करती हैं। वो चमक कैसी होती है, हरे रंग की होती है, हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। और दोस्तों इन्होंने ही, जूलियस प्लकर ने ही इन किरणों को क्या बोला है, कैथोड किरणें। कौन सी किरणें बोला है, कैथोड किरणें। दोस्तों हमको ये पता चल गया कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, कि हमको कांच की एक विसर्जन नली में किसी भी गैस का बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर कैथोड से एनोड की ओर एक तीव्र अदृश्य किरण पुंज निकलती है, जो कहां जाती है, कैथोड से एनोड की ओर चलती है तथा कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति या चमक उत्पन्न करती है। दोस्तों इन्हीं किरणों को हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं कि कैथोड किरणों के गुण क्या होंगे। सो दोस्तों गुण भी बहुत सिंपल हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे हमने सारे गुण आपको नोट्स में दे दिए हैं, वो सारे के सारे गुण आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान क्या देना है कि जो कैथोड किरणें होती हैं, वो पहली बात ये होती है कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं और अदृश्य किरण पुंज होती है, यानी किरण पुंज के रूप में होती हैं। और कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं और अदृश्य होती हैं। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या होता है दोस्तों, दूसरा गुण ये होता है कि ये किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, ये नहीं ये गई फिर ये गई फिर ये गई, इस तरीके से नहीं चलती हैं, बल्कि कैसी चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। और दोस्तों कैथोड किरणें जो होती हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे बनी होती हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। सो दोस्तों ये सारे क्या हैं, आपके गुण हैं। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट गुणों को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट गुण लिख लिए हैं। क्या लिखा हुआ है, ये किरणें कैसी चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, यानी कैथोड किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा क्या होता है, ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा है दोस्तों, ये गैसों को आयनित करती हैं, यानी जो गैसेस होती हैं उनको आयनित कर देती हैं। आयनित का मतलब होता है उनको आयनों में तोड़ देती हैं। और दोस्तों आयन कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। अगला गुण क्या कह रहा है दोस्तों, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैसी किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें। दोस्तों सभी ने देखा होगा कि हम लोग एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे जब कराने जाते हैं वहां क्या होता है, जैसे हमको इस हाथ का एक्सरे कराना है तो हम क्या करते हैं, वहां जब जाते हैं तो वो एक प्लेट टाइप की दे देते हैं, कहते हैं इस पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जब हम हाथ रखते हैं तो कुछ किरणें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, उन्हीं किरणों को हम क्या कहते हैं, एक्स किरणें कहते हैं। और दोस्तों जो प्लेट होती है उसे हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। कैसी प्लेट बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। अब दोस्तों जब आपने देखा होगा एक्सरे होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी जहां पर हड्डियां होती हैं वो क्या बन जाता है, व्हाइट होता है, और बाकी पोर्शन क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। दोस्तों जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो पूरी तरीके से कैसी होती है, व्हाइट होती है। लेकिन जब एक्सरे व्हाइट प्लेट पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर जहां पर भी गिरती है उस पोर्शन को क्या कर देती है, काला कर देती है। दोस्तों जो एक्सरे होती है वो हड्डियों को भेद नहीं सकती हैं, यानी हड्डियों के आर पार नहीं जा सकती हैं, बल्कि मांस के आर पार चली जाएंगी, लेकिन हड्डियों को वो पार नहीं कर पाती हैं। जब दोस्तों हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं तो जहां जहां पर हड्डियां होती हैं वहां पर दोस्तों व्हाइट पोर्शन रहता है, और बाकी जहां पर हड्डियां नहीं हैं या जहां पर मांस है वो पोर्शन क्या हो जाता है,
ब्लैक हो जाता है। इसीलिए जो हमारा एक्सरे होता है वो कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट यही कह रहा है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी पहले इन किरणों ने क्या उत्पन्न किया, एक्स किरणें। अब हमको पता है एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कैसे करेंगी कि जहां पर हड्डियां होंगी वहां पर व्हाइट रहेगी फोटोग्राफिक प्लेट और बाकी कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। सो दोस्तों ये पोर्शन क्या कह रहा है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट गुण कह रहा है, ये धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार चली जाती हैं। दोस्तों जो कैथोड किरणें होती हैं इनको अगर धातु की पतली पन्नी पर आप डालेंगे तो वो पतली पन्नी को क्या कर देंगी, आर पार चली जाएंगी। यानी जब आर पार चली जा रही है इसका मतलब उस पन्नी को वो भेद सकती है, यानी उसके अंदर से वो गुजर सकती हैं। जैसा कि सभी को पता है एक्सरे है, अब एक्सरे क्या होती है, हड्डी को तो पार नहीं कर सकती लेकिन बाकी चीजों को तो पार कर सकती है। इसी तरीके से जो कैथोड किरणें हैं वो क्या है, वो बाकी चीजों को पार कर सकती हैं और किसके आर पार चली जाती हैं, धातु की पतली पन्नी को भेद कर उनके आर पार चली जाती हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये किरणें धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। दोस्तों धातु की पतली पन्नी को जब वो भेद कर आर पार चली गई तो ताप दीप्ति का मतलब होता है वो जो धातु की पतली पन्नी होती है वो कैसी हो जाती है, उस पर ताप हो जाता है, यानी वो गर्म हो जाती है। ठीक है, और दीप्ति का मतलब होता है वहां पर एक चमक जैसी उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों ये क्या है, कैथोड किरणें के गुण है। इन्हीं गुणों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्या देखना है कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा है कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होती है। ये तो हमको पता चल गया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन वो अति सूक्ष्म कण होते कैसे हैं। सो दोस्तों यहीं से निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और जो ऋणावेशित होते हैं वही क्या होते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो दोस्तों यही क्या है, यही है हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज। यानी कैथोड किरणें जो थी वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी थी, उन्हीं कणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं आगे। सो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अपना अगला टॉपिक लिख लिया है कैथोड किरणों की प्रकृति, जिसके बारे में दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं अति सूक्ष्म कणों को हम दोस्तों क्या कहेंगे, ये सारी बातें हम दोस्तों इसी टॉपिक में करने वाले हैं। सो दोस्तों लिखा हुआ है जे टॉमसन ने, जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे टॉमसन ने करी। जे टॉमसन ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और दोस्तों जो ऋणावेशित कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। यानी जे टॉमसन ने क्या बताया कि कैथोड किरणें थी वो अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं ऋणावेशित कणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके लिए E/m का मान, यानी E/m का मान सदैव नियत रहता है। नियत का मतलब दोस्तों होता है स्थिर या कांस्टेंट, यानी E/m का मान जो होगा वो सदैव क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कैथोड किरणों के लिए E/m का मान सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों कांस्टेंट देखने के लिए कि E/m का मान आखिरकार कितना होता है हमको ये भी तो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि E क्या होता है, दोस्तों E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी E मतलब हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। सो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये दोस्तों सारी चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, अभी हमने द्रव्यमान किस में लिखाया था, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में लिखवाया था। अब हम यहाँ पर कौन से द्रव्यमान की बात करने वाले हैं, ग्राम की बात करने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻28
ग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान पता चल गया। अब दोस्तों E/m का मान निकाल लेंगे और फटाफट से देखेंगे कि क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं E/m इज इक्वल टू, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इसका कितना है, यहां पर बात करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28। यहां पर किस में है, ग्राम में, ये किस में है, कूलॉम में है। ठीक है दोस्तों, हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। माइनस का 28 ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 28 में, हमको पता है। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, E/m इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻19 पहले से था, इंटू 10⁻⁻28 जब दोस्तों ऊपर गया तो किस में चेंज हो गया, प्लस के 28 में। और जो आपका मात्रक हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, कूलाम प्रति ग्राम, यानी कूलाम प्रति ग्राम हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों E/m के लिए, क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हटेगा। जब दोस्तों आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसको देखेंगे। दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.175 इंटू 10 की पावर। अब दोस्तों गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जो गुणे में जब पावर क्या होती है, गुणे में होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, बेस समान होना चाहिए। दोस्तों यहां पर भी 10 की पावर है, यहां पर भी 10 की पावर, यानी बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। चलिए दोस्तों इनको जोड़ देते हैं, माइनस का 19 प्लस का 28। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं E/m इज इक्वल टू 0.175 इंटू मात्रक दोस्तों वही चलेगा, कूलाम प्रति ग्राम, यहां पर भी लिख लिया। अब दोस्तों 10 की पावर माइनस की 19 से 28 जाएगा, कितना आएगा, या 28 से 19 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, इसको देख लेते हैं। सो यहां पर देखते हैं क्या होगा कि 28 से 19 को हमको घटाना है, कितना आएगा। तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 9 आएगा, यानी 28 से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, यानी E/m इज इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1.75 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 हमने क्यों लिखा दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अपनी लैंग्वेज में दरी बधाई। क्या बोलते हैं, दरी बधाई। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, सर ये दरी बधाई क्या है, यानी दाएं तरफ, दाएं तरफ जब जाएंगे तो पावर कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ध्यान रखेंगे, जब दाईं तरफ जाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगी, ऋणात्मक बढ़ेगी, और जब बाईं तरफ आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। दाएं तरफ जाने पर जो घात होती है वो ऋणात्मक में बढ़ती है, और बाएं तरफ आने पर जो घात होती है वो धनात्मक में बढ़ती है। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे -1 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, इस साइड को दोस्तों बोलते हैं, जब आप इस साइड बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, दायां। क्या बोलते हैं, दायां। और जब आप इस साइड में आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बायां। यानी ये बायां तरफ होता है, ये दायां तरफ होता है। यानी जब आप इस साइड में जाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगी, ऋणात्मक। जितना ज्यादा आप जाएंगे उतनी पावर ऋणात्मक में बढ़ेगी। अब दोस्तों हम इसमें किधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये पॉइंट उठाकर कहाँ लाना है, यहां पर लाना है, 1 के बाद लगाना है। तो कितनी डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाया, तो आप कहेंगे सर 1 डिजिट के बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। तो जितनी डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे उतनी पावर आप किस में बढ़ाएंगे, माइनस में बढ़ाएंगे। तो 1 डिजिट के बाद लगाया तो यहाँ पर -1 लिख दिया। अगर हमको 2 डिजिट के बाद लगाना होता तो क्या लिख देते, -2 लिख देते। 3 डिजिट के बाद लगाना होता तो -3 लिख देते। सो इस तरीके से हम पावर को एडजस्ट करते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें आपसे 0.001 ये लिखा हुआ है, अब इसको हमको पावर में एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सर हम आपसे कहें ये वाला आप पॉइंट उठाइए और यहाँ लेके आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं
1.0 लिख सकते हैं। अब इसमें कितनी पावर हम पूछे लगेगी, तो आप कहेंगे सर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लेकर गए हैं तो माइनस में क्या लग जाएगा, माइनस का 3 लग जाएगा। और जब आप बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पावर धनात्मक में जुड़ती है। सो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हमको क्या पता है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, E/m इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 1। अब यहां पर -1 क्यों करेंगे, या ऐसे भी देख लीजिए 9 प्लस माइनस का 1, ठीक है। गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 9 में माइनस का 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, E/m इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 की पावर 8, और मात्रक दोस्तों क्या चल रहा था, कूलाम प्रति ग्राम। सो दोस्तों कैथोड किरणों के लिए E/m का मान जो होता है वो क्या होता है, 1.75 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम। सो दोस्तों ये मान क्या होता है, नियत होता है, यानी ये कभी भी चेंज होता नहीं है। किसके लिए, कैथोड किरणों के लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे। सो दोस्तों हमने ये देखा कि आज के लेक्चर में हमने कहां से स्टार्ट किया था, कक्षक से स्टार्ट किया। फिर कक्षक में हमने ये देखा कि हुंड का नियम कैसे लगाया जाएगा। फिर हमने ये देखा कि परमाणु की संरचना कैसे करते हैं, कि परमाणु की संरचना के बाद दोस्तों हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इनका द्रव्यमान क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी थी। फिर दोस्तों हमने किस चीज की खोज करी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी। फिर कैथोड किरणों की खोज करी। कैथोड किरणों से हमने ये देखा कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, इन सारी चीजों की बात करी। और फिर लास्ट में दोस्तों हमने क्या देखा कि कैथोड किरणों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, यानी कैथोड किरणें कैसी होती हैं। तो हमको क्या पता चला, कैथोड किरणें सर जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब दोस्तों हमने ये भी देखा कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं इनके लिए E/m का मान क्या होता है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि इनके लिए E/m का मान जो होता है वो नियत होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।